ना थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा डेट का भी हमेशा क्लियर करना। किसी भी देश के दो प्रकार के डेट होते हैं, एक होता है उनका करंट अकाउंट और एक होता है उनका कैपिटल अकाउंट। पढ़ा होगा आप लोगों ने। करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट का मतलब है किसी देश ने कितना इंपोर्ट किया या किसी देश ने कितना एक्सपोर्ट किया या फिर ट्रांसफर कितना किया। मान लो कि आप यहाँ हो और आपने अमेरिका में पैसे भेजे, या अमेरिका में आपके अंकल ने आपको पैसे भेजे, या जैसे कि यूएई के बहुत सारे लोग जो है वो केरला पैसे भेजते हैं। तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर जो है वो सारा का सारा करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में आते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या आता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई, एफपीआई, ये सब किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में आते हैं आपके। इनफैक्ट लोन, अगर आपकी सरकार जो है बाहर किसी इंस्टीट्यूशन से, मान लो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेती है, तो ये सारा का सारा पार्ट कैपिटल अकाउंट में आपका आ रहा है। डेट कैसे होता है? मान लो किसी देश में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो आपका एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, मतलब कि इंपोर्ट्स आ रहे हैं और आप बाहर भेजने में इतना सक्षम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको करंट अकाउंट जो होगा वो डेफिसिट होगा। इसी को कैड बोलते हैं कि कोई भी देश जो है अगर वो ग्रोथ करना चाह रहा है तो उसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नॉर्मल होना चाहिए। अब देश क्या गलती करते हैं और चाइना जैसी कंट्रीज कहाँ रोल में आती हैं? आपको डेफिसिट यहां पे हुआ है, चाइना बोलेगा कोई बात नहीं, पैसे मैं देता हूं, मैं एफडीआई के जरिए पैसे देता हूं, मैं फॉरेन पोर्टफोलियो के जरिए, ये तो फिर भी स्टेबल है, ये तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। एक्चुअली इन दोनों प्रकार की इनफ्लोज को कहा जाता है कैपिटल इनफ्लोज, और इकोनॉमी को पढ़ते हैं अगर आप बच्चे तो इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज हॉट मनी। हॉट मनी का मतलब है गर्म मनी, जितनी जल्दी से आती है उतनी जल्दी से चली जाती है, सूख जाती है। करंट अकाउंट डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए देश एफडीआई या फिर एफपीआई पे निर्भर कर रहे हैं। चाइना जैसे देश, बाकी जो देश हैं वो गरीब देशों में जहां पे डेफिसिट ज्यादा है वहां पैसा डालते हैं। एज सून एज आपने यहां पैसा डाला, मार्केट जो है वो आपकी जो होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, मतलब मार्केट भी खत्म, पॉलिटिकली भी अनस्टेबल हो गए आप, और फिर आ जाते हैं आपके क्राइसिस, क्योंकि आपकी जो करेंसी होती है वो सूखना शुरू कर देती है। सूखना का मतलब है या तो वो डीवैल्यू हो जाएगी या फिर वो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। देखिए, डीवैल्यू और डेप्रिशिएट हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा करेंसी का मार्केट फोर्सेस में होता है और सरकार अपनी करेंसी को हमेशा डीवैल्यू करती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि फंसते कैसे हैं देश, और ये कहाँ कहाँ हुआ है ऐसा। ऐसा बहुत सारे देशों में हुआ है। श्रीलंका में क्या हुआ, एशियन क्राइसिस आए आपके, एशियन क्राइसिस सुना होगा 1997 में, रशियन क्राइसिस आए आपके 1998 में। ये सब बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि देश फंसाते कैसे हैं। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रही थी। आई विल टेक क्वेश्चंस ऑल्सो, मतलब दिख भी रहा है आप लोगों को कि नहीं। कलर नहीं है विजिबल, अच्छा कलर चेंज करती हूँ, चलो रुको, ब्लैक ही देखते हैं ना। ओके ओके, आई विल यूज अ डार्क कलर। आप लोगों को ये चीज़ समझ आई कि क्राइसिस कैसे होते हैं। एफडीआई और एफपीआई बहुत अच्छा सिंबल नहीं होता है किसी देश के विकास में, इस बात को याद रखना। मल्टीनेशनल कंपनीज और जो ये विदेशी ताकतें हैं वो ऐसी कंट्रीज को ढूंढती हैं एफडीआई देने के लिए, एफपीआई देने के लिए, जहां उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। समझ आया कि नहीं? ओके, समझ आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। आई विल यूज अ डार्कर कलर दिस टाइम, वेट लेट मी। ओके, मैं ना ये ब्लैक ही यूज़ करती हूँ। चलिए ब्लैक ही यूज़ करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। अगले करंट अफेयर की तरफ मुड़ते हैं। नेक्स्ट
तो ये मैंने बता दिया, फ्रीडम है जिनकी एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक DRDO ने अभी अभी एक इंडियन नेवी को हैंड किया है, इसका नाम है MRMOCR। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है दिस इज़ योर मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट, कुछ नहीं है, बस याद रखो कि एक रॉकेट है ये, ठीक है। MOCR क्या है? दिस इज मीडियम रेंज माइक्रोवेव, एक रॉकेट है और ये अभी आपका रिसेंटली इंडियन नेवी में इंडक्ट हुआ है। देखो ऐसे करंट अफेयर किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा, वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है कि रिसेंटली MRMOCR वॉज इन न्यूज़, ये क्या है? फिर आप सोचने लगते हो कि ये क्या है। तो ये फ्री के नंबर होते हैं, इसको आपने भूलना नहीं है। और ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेडार डिटेक्शन को जो है वो कम कर देता है यूजिंग अ माइक्रोवेव फील्ड। तो फिलहाल बस आप इसमें इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मुझे इससे मतलब लगा इसमें, दैट वाज कि रिसेंटली खालूबार वॉर मेमोरियल जो है, खालूबार वॉर मेमोरियल जो है ये रिसेंटली अभी ओपन हुआ था। तो सवाल पूछ सकते कि ये कहाँ ओपन हुआ था? तो ये आपका लद्दाख में जो है अभी रिसेंटली ओपन हुआ। आज की ही अगर आप लोगों ने ट्रिब्यून पढ़ा है तो आज का ही एक करंट अफेयर है कि जो आपका इंडिया है, जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो लद्दाख है वो क्या है, यूटी है और इसके दो हिस्से हैं, लेह और कारगिल। देखो अपने इस वाले एरिया के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना वाली, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वाला पार्ट आपका जम्मू वाला आ गया, जम्मू कश्मीर लिखते हैं ना हम सब, जम्मू वाला पार्ट आ गया। आज ही जो ये यूटी है, लद्दाख जो है, इसके 5 हिस्से हो गए हैं, पहले सिर्फ 2 थे, लेह और कारगिल। आज की ही न्यूज़ थी कि इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टोटल ऐड किए गए हैं। अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। एक तो था चांगथांग, ठीक है, चांगथांग। एक था आपका नुब्रा वैली, ठीक है, अभी मुझे कुछ इतना ही याद आ रहा है। एक और शायद कुछ और LL से भी था, अब मुझे बिल्कुल भी ऐसे ढंग से याद नहीं आ रहा। 2 ये हो गई, तो मेरे ख्याल से 7 हो गई हैं टोटल जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हैं कि और कौन सी है वो। चांगथांग, नुब्रा, जानस्कर बनाया है कि नहीं बनाया है, प्लीज़ उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ये डिमांड थी, ये अच्छी बात है। देखो इन एरियाज़ में जहाँ ऑलरेडी कम डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो अगर आप ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ये होगा कि ऐसी जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पेनिट्रेट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन विल पेनिट्रेट बेटर, ठीक है। इन जगहों के लिए बेटर जो है वो पॉलिसीज और रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो की जा सकती है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होगा? बेटर होगा। अभी आप लोग जानते हैं अच्छे से कि जो सोनम वांगचुक है ना, जो जिन पे वो 3 इडियट्स वाली मूवी भी बनी है, तो लद्दाख के लोग डिमांड क्या कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। लद्दाख के लोग पहली डिमांड कर रहे हैं कि हमें 6ठे शेड्यूल में डालो, हमें 6ठे शेड्यूल में डालो, क्योंकि 6ठे शेड्यूल में क्या होता है, ऑटोनॉमस हो जाते हैं, ज़्यादा पावर मिल जाती है ट्राइबल एरियाज़ को, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 6 शेड्यूल में। दूसरा क्या मांग रहे हैं ये लोग? दूसरा मांग रहे हैं ये लोग कि अभी MP लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे MP मेरे ख्याल से एक ही है, अभी एक ही है, ओनली वन MP, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं हमें और सीट्स चाहिए, ठीक है, मोर सीट्स दे वांट। तो मोटी मोटी जो इनकी डिमांड्स हैं वो एक तो 6 शेड्यूल में हमारा इंक्लूजन है और कम से कम पार्लियामेंट्री सीट, एग्जैक्टली एक और याद आया मुझे, हमारा अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हमारा अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो आप देख सकते हैं लद्दाख की जो दहाड़ है, ये दहाड़ जो है वो ऑटोनॉमी की दहाड़ है। ऑटोनॉमी इज व्हाट लद्दाख इज वांटिंग। इसको प्लीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लेट मी टेक योर क्वेश्चंस ऑल्सो। देखना पड़ता है ना, तुम लोग हो भी कि इट्स अ सोलो पर्सन गोइंग ऑन। समझ आया? ओके लिखा है तुम लोगों ने, है ना। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हुए कि 5 हुए?
7 हुए ना टोटल, क्योंकि ऑलरेडी जो तुम्हारा ले और कारगिल है वो तो है ही, और 5 ऐड हुए हैं। सुशील ने बिल्कुल सही लिखा है, जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो मुझे द्रास और शाम नहीं याद आ रहा था, तो द्रास और शाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, टोटल 7 हो गए हैं, टोटल 7, 5 एडेड। ये आज ये अच्छा स्टेप है, ये दिस इज अ गुड स्टेप। ठीक है, ये अच्छा एक बहुत बढ़िया स्टेप है, द्रास, शाम, चांगथांग, जांस्कर और नुब्रा। ओके यार, वीडियो की क्वालिटी तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब मैंने कितने का रिचार्ज करवा के रखा है अभी डेटा पैक का, वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग मेरा ना, और वो चलता भी नहीं है लाइव में कुछ खास। तो आई थिंक हमें आगे आगे चलना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके चलिए आगे। जो मुझे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे करंट अफेयर लगा वो मुझे ये लगा कि देखिए, एक ये भी आता है, जब भी आप डिफेंस का कोई भी, अगर मान लीजिए आप मेंस का आंसर भी लिखेंगे तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। एक रिपोर्ट है, इसका नाम है सिप्री। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये है आपकी सिप्री। ये क्या करती है सिप्री? सिप्री एक रिपोर्ट निकालती है हर साल कि कौन सा देश जो है वो डिफेंस पे कितना खर्चा करता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस समय सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले कौन कौन से हैं? अगर मैं आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ वॉर हेड्स बताऊँ, न्यूक्लियर वेपन्स, वॉर हेड्स के टर्म्स में बताऊं, तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, या मैं कहूँ रशिया के पास सबसे ज़्यादा जो है वो वॉर हेड्स हैं। 4000 प्लस हिसाब से रशिया है। दूसरे नंबर पे आपका, ठीक है, अंकल सैम अमेरिका, मतलब 3700 के आसपास जो है वो है। देखिए आप, रशिया कहाँ बढ़ गया, अमेरिका से आगे बढ़ गया। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में फ्रांस है, फिर यूके है ना, और इस तरीके से। इंडिया की क्या पोजीशन है इसमें? ठीक है, इंडिया की क्या पोजीशन है इसमें, ये देखिए। इंडिया के पास, अगर मैं आपको ये बात बोलूं, इसमें जो न्यूज़ थी वो ये था कि जो चाइना का न्यूक्लियर आर्सेनल है, मतलब जो पूरा का पूरा एक वॉर हेड्स है या क्या है, तो जो चाइना का न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 3 टाइम्स है, इट हैज़ बिकम 3 टाइम्स लार्जर देन इंडिया। तो आप लोग मतलब एक प्रकार से खतरा देख सकते हो। मतलब इट इज़ लाइक, अगर इंडिया का 172 पे है तो आप ये देख लीजिए कि इट हैज़ इंक्रीज टू, और चाइना का अगर हम बात करें तो चाइना का लिटरली 500 है, चाइना का 500 है। यहाँ पाकिस्तान है ना, आप लोगों का पड़ोसी मुल्क, उसके पास लगभग 170 है। तो ये एक तरह से हम लोगों ये भी बता सकते हैं कि हम लोगों को और भी काम करने की ज़रूरत है इस सारे के सारे इसमें, कि अगर आप ये लाइन भी लिखेंगे, थ्रेट कैसे है कि चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 3 गुना बड़ा है भारत से। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, चाइना का 500 पे है, भारत का 172 पे है, और पाकिस्तान भी कुछ साथ साथ में ही है। तो आप ये देखेंगे कि रशिया और यूएसए जो है वो लगभग अब 90% के मालिक हैं व्हेन इट कम्स टू कि आपके पास वॉर हेड्स कितने हैं। तो ये देश है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके पास वेपन्स हैं, ठीक है, तो एक डर बना रहता है। इस डर को स्ट्रेटेजिक भाषा में कहा जाता है, देयर इज़ अ न्यूक्लियर डेटरेंट। डेटरेंट समझ रहे हैं आप? न्यूक्लियर डेटरेंट का क्या मतलब होता है? जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जैसे मेरे पापा से भी एक दिन बात हो रही थी तो उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि अमेरिका वगैरह ने बहुत प्रेशर जो है वो अप्लाई किया कि आप लोग जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट मत करो। ऑब्वियस सी बात है, ये देश थोड़ा चाहेंगे कि हम लोग विकास करें। न्यूक्लियर टेस्ट इंपॉर्टेंट था, अटल जी को पता था। ये अटल जी की बहुत बड़ी एक तारीफ करने लायक बात है कि इंडिया ने कैसे ग्रो करना शुरू किया। तो जब ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और सक्सेसफुल हुआ
तो आप ये देखिए, ये बोला गया कि आप लोग जो है ना वो पाकिस्तान से पंगे मत लीजिए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, ऑब्वियसली बात है, वो सब कहाँ से आया आप लोग जानते हैं अच्छे से, कहाँ कहाँ से आया। अगर पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया पे तो अच्छा नहीं होगा। तो अटल जी ने उस समय ये बड़ी अच्छी बात बोली थी कि वो एक बार अटैक करेगा और जब हम अटैक करेंगे तो पाकिस्तान कभी सुबह नहीं देख पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिसके पास जितने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉरहेड्स हैं, वो उतने ज़्यादा उनसे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। दिस इज़ द रीज़न हम बोलते हैं कि हम लोग हेल्थ और एजुकेशन पे क्यों खर्चा करते हैं, क्योंकि स्टेट का काम सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन नहीं है, वो शायद उसकी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेट की जो होती है वो होती है प्रोटेक्शन, अपने देश की बाउंड्रीज की और अपने लोगों की प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट का जो है सबसे प्राइम काम होता है। इसको याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना। लेट मी सी, समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं? अब ब्लैक पेन से दिख रहा है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फॉन्ट ठीक है, अब कलर भी ठीक है? नेट इशू तो नहीं है? आई थिंक इंटरनेट इशू हो गया है। ओके ओके, अब थोड़ा सा सेट बैठा है। हाँ, अनुराग जी कह रहे हैं मैडम डिजिटल बोर्ड होता है। बिल्कुल अनुराग जी, डिजिटल बोर्ड के लिए अब मुझे चंदा मांगना पड़ेगा, आप लोगों से ही मांगना पड़ेगा। 1 लाख से कम का नहीं आता है डिजिटल बोर्ड, पता है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। बीच बीच में मुझे लग रहा है ऐसे नेट सा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें जो अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था वो ये था कि ये है आपकी तरंग शक्ति। तरंग शक्ति वॉज इन न्यूज़। तरंग शक्ति क्या है? ये भारत की पहली मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तरंग शक्ति जो है वो भारत की एयर एक्सरसाइज है बट मल्टी नेशन है, बहुत सारे देश जो है इसमें पार्ट लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये 2024 में जो है और बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्ट लेंगी। इसमें अमेरिका पार्ट लेगा, यूके पार्ट लेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पार्ट लेगा, फ्रांस पार्ट लेगा, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो ये आपकी जो है अभी मेरे ख्याल से अगस्त में हो भी गई होगी और सितंबर में इसका जो अगला फेज़ है वो कंप्लीट होगा। तो आप इसको भी ज़रा याद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट, ठीक है, इंडियन आर्मी ने विद्युत रक्षक नाम का मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, विद्युत रक्षक नाम का मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और जो विद्युत रक्षक है ये एक प्रकार का IoT है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने सुनते हुए काफ़ी बार सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ IoT। ये एक IoT है और ये मॉनिटरिंग करता है, प्रोटेक्शन करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम है और डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, देन एक और एक्सरसाइज आ गई आपका, इसका नाम है GMAX। नाम से ही बता सकते हो, GMAX का मतलब है जापान एंड इंडिया। जापान और इंडिया कहाँ कहाँ हिस्सेदार हैं? जापान और इंडिया आपका एशिया, अफ्रीका,
ग्रोथ कॉरिडोर, जो मैंने आप लोगों का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था चाइना वाला। सेकंड, कहाँ कहाँ है? क्वाड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड में कौन कौन आ गए आपके? क्वाड में आ गया आपका इंडिया, क्वाड में आ गया आपका अमेरिका, फिर आ गया आपका जापान, और चौथा आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, क्वाड मेरे हिसाब से 2007 में शुरू हुआ था, और क्वाड का आइडिया जो है वो जापान के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये आइडिया पिच किया था। ठीक है, आई थिंक अभी स्क्रीन चली गई थी। ओके, क्या हुआ यार इसको? वन नोट को कुछ नहीं होता, आज वन नोट को भी कुछ ना कुछ हो रहा है। विजिबल है ना आप लोगों को? विजिबल है ना? ठीक है, ठीक है ना? ओके ओके, वेरी नाइस। शिंजो एबे है, शिंजो एबे ने जो आइडिया था वो पिच इन किया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, one note is not responding. बताओ फिर कौन कौन दान दे रहा है डिजिटल बोर्ड खरीदने के लिए? यार क्या इशू हो गया इसको आज? नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग। I think I have to close it. Wait. We are sorry, one note is cleaning up from the last it was open. चलो रुक जाते हैं, I'll take your questions तब तक ना। मैडम 118 बेनिफिशियल है हिमाचल के लिए, नहीं है क्या? तुम खुद बताओ। हमसे कई गुना प्रिविलेज लोग हमारे सब जगह हैं, और लैंड अगर सब ले लेंगे तो हमारा कल्चर भी तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरह ही है ना। वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। 118 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैंकी इज राइटिंग समथिंग, डिजिटल बोर्ड की नहीं है, अच्छे से चलता है, थोड़ा सा सीख लो मैम। ओके, ठीक है। आपने कहाँ लिखा है डोगरा जी? सवाल पढ़ा नहीं मैंने आपका कहीं, कहाँ लिखा है आपने? समवन इज लाइक मैम ईएमआई से ले लो। देखो तुम जिन नौकरियों की तैयारियां कर रहे हो ना, इतना मैं बता देती हूँ कि सैलरी के लिए मत आना यहाँ। सैलरी के लिए प्राइवेट सेक्टर इज 1000 टाइम्स बेटर। ठीक है, दिस इज नॉट द सेक्टर फॉर अर्निंग। ओके, हैरी सेड हमें तो सैलरी भी नहीं मिलती। हैरी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, तुम भी तैयारी करो, मिल जाएगी।
ठीक है, ओके, विजिबल है, ठीक है। चलो, सॉरी, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है आज ना कुछ तो होता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इंडियन नेवी की जो फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट बनी है, ठीक है, फर्स्ट वुमन चॉपर पायलट बनी है, उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव। अनामिका राजीव, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट जो बनी है, चॉपर पायलट की जो फर्स्ट वुमेन बनी है चलाने वाली, वो है सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव। ये प्लीज आप याद रखेंगे। और ठीक है, इनको गोल्डन विंग्स का भी जो टाइटल है, अवार्ड जो है, उससे भी सम्मानित किया गया है। आप लोगों को अच्छे से याद होगा 2018 में अवनी चतुर्वेदी, आप लोगों को पता है बहुत करंट अफेयर भी चला था और बहुत सम्मानित भी हुई थी कि अवनी चतुर्वेदी जो थी वो इंडियन एयरफोर्स की थी, एयरफोर्स की थी। क्या बोला मैंने आप लोगों को, है ना। तो ये इंडियन एयरफोर्स की थी। वो शी स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई अ एयरक्राफ्ट सोलो। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ सब लेफ्टिनेंट जो है ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मुझे लगा वो ये लगा कि एक एक्सरसाइज हमेशा जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है, इसको बोलते हैं रिम्पैक, ठीक है। रिम्पैक में आप लोग ये याद रखेंगे कि इसमें इंडिया की एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करती है, नेवी भी, इसमें दोनों इसमें पार्टिसिपेट जो है ये लोग करते हैं। और ये आपकी जो है वो मई के महीने में हुई थी, मई 2024 में। इसको आप रिम्पैक की जरा थोड़ी सी फुल फॉर्म पता कीजिएगा आप, बट जो आपका पैसिफिक इंडियन ओशन है, ठीक है, पैसिफिक इंडियन ओशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि वहाँ की कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, वहाँ की कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हो गया, वहाँ की कम्युनिटीज का लाइवलीहुड इन्हांसमेंट हो गया, या इन जगहों में कोई पायरेसी का इवेंट हो, ठीक है, उसको सॉल्व करना, इन जगहों में कोई ह्यूमैनिटेरियन एड्स, आपने पढ़ा होगा ह्यूमैनिटेरियन एड, AID मतलब हेल्प, ह्यूमैनिटेरियन एड या कोई डिजास्टर आ जाए, ठीक है, इन एरियाज में, तो वहां पे ये लोग जो है एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस को करते हैं। और यही कारण है कि ये कोलैबोरेटिव एक्सरसाइजेज जो है बहुत सारे देश जो है वो आपस में करते हैं। और ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी इसमें। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज में जो आपकी इसमें न्यूज में चली हुई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन होम अफेयर, आप जानते हैं, इन्होंने अभी सेलिब्रेट किया है अमृत की 9th एनिवर्सरी। चाहे अमृत है, चाहे स्मार्ट सिटी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, दीज ऑल आर फॉर ये कि सिटी डेवलपमेंट हो, उसके लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो लाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन द्वारा। तो चाहे वो अमृत है, ठीक है, आप प्लीज मुझे इसमें कमेंट्स में लिख के बताएं अमृत की फुल फॉर्म क्या थी। स्मार्ट सिटीज आप लोग जानते हैं, अपने हिमाचल में धर्मशाला, ठीक है, और शिमला, है ना, स्मार्ट सिटीज बनाने की कोशिश अभी भी जारी है। इतना अभी इसमें कुछ रिजल्ट ज्यादा अभी दिखा नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अर्बन में कितनी सक्सेसफुल है कांट से, बट रूरल में प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने भी काम किया हुआ है एंड इट इज वेरी सक्सेसफुल। ये बहुत अच्छा एक सोशल लेवलर है प्रधानमंत्री आवास योजना की। जो आपके BPL लोग हैं या APL में भी कुछ कैटेगरीज हैं, उन लोगों को 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे घर दिए जाते हैं, जहां पे ग्राम सभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राम सभा में जिन लोगों का नाम डाला जाएगा उन लोगों के नाम के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाइज ही लोगों को घर मिलेंगे। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, ठीक है। एक फाइनल टाइम आई विल जस्ट हैव अ लुक, आप लोग कनेक्टेड हैं।
ठीक है। रिमपैक का फुल फॉर्म लिखा किसी ने? रिमपैक का लिखा रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइजेस। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइजेस क्यों की जाती है, ठीक है। समवन हैज राइटली रिटन, जो आपकी अमृत की फुल फॉर्म है दैट इज अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। पल्लवी ने बिल्कुल सही लिखा है, प्लीज इसको आप याद रखिएगा कि चाहे वो अमृत है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, और चाहे वो आपकी स्मार्ट सिटी आपका मिशन है, तो ये सारी की सारी जो है आपकी अर्बन डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। अच्छा, वन नोट ना आज है नहीं है इसका काम हिसाब किताब ठीक आज। ओके, अब चला। वन नोट क्रैश कर रहा है यार, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आई थिंक मुझे इसको रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा अब, है ना। ठीक है, आ गया, चलो। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये 3 प्रोग्राम जो थे वो भारत सरकार के थे। नेक्स्ट अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम है NFIES। इसका फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, ठीक है, इन्हांसमेंट स्कीम। सो ये है आपका नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, ताकि हमारा जो फॉरेंसिक जो है उसका काम ज़्यादा हो पाए। आज आप लोग जानते हैं कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम के साथ में एक इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले कि केस रजिस्टर वगैरह हो, इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक लैब का, फॉरेंसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वो बात नहीं होगी, तो फिर आप कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके ऊपर सरकार ने एक अच्छा यहाँ पे बजट जो है वो इस बार फाइनेंशियल आउटले जो है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले यहाँ पे दिया गया है। याद रखिएगा ये एक सेंटर की स्कीम है, ठीक है, सेंटर की स्कीम। जिन लोगों को नहीं पता, एक होती है सेंटर की स्कीम और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आप लोगों को, देखो, सेंटर स्कीम का मतलब है सेंटर ने 100% बजट दिया, ठीक है, और स्टेट्स जो है वो उसको ऑब्वियसली बात है वो इम्प्लीमेंट करती ही करती हैं, वो करना भी पड़ता है। बट मेजर काम इसमें फंडिंग का और काफ़ी हद तक मॉनिटरिंग का भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से करा लिया जाता है सेंटर द्वारा, ठीक है, डीसीज के थ्रू करवा लिया जाता है मॉनिटर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि मान लो या तो वो 90-10 है या फिर 60-40 है। इसका क्या मतलब है कि सेंटर ने 90% बजट दे दिया और स्टेट्स को बोला आप बाकी बचा हुआ 10% दो। ये किन के लिए किया जाता है? ये किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आपके हिली एरियाज कहाँ पे आ गया, आपके जम्मू कश्मीर आ गया, अपना हिमाचल आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। इन जगहों के लिए हमेशा रियायतें दी गई हैं और 90-10 दिया जाता है कि 90 जो है 90 रुपीज़ पैसा सेंटर देगी, 10 रुपये स्टेट देगी। इम्प्लीमेंट तो स्टेट को ही करना है। बाकी जो कि अच्छी काम करने वाली जगहें हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन लोगों के लिए कोई सहूलियत नहीं है। 60 सेंटर देगी, बाकी स्टेट देगी। एक मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जो आप लोगों का प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन आप लोगों को पता है अब तो खत्म हो गया। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब आप लोगों का नीति आयोग है। ये भी सभी को पता होगा। 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आया था। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, वो स्टेट्स को काफ़ी हद तक
फोर्स करता था। इसीलिए बोलते थे कि प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है बॉसेस ने जो कह दिया स्टेट्स को मानना पड़ेगा। अब एक प्रकार से देखो स्टेट के ऊपर प्रेशर है। स्टेट ने तो अपना वोट बैंक को पक्का करने के लिए वादे कर दिए कि हम लोग सब्सिडी देंगे, हम लोग पेंशन देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर आपके पास तो पैसा ही नहीं है स्टेट के पास। तो अपने खर्चे भुला के उसको पहले सेंटर की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है इस पे खर्चा करना पड़ता था। इसीलिए प्लानिंग कमीशन जो है वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो स्टेट और सेंटर के बीच में एक फ्रिक्शन कॉज कर रहा था। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को कम करने की कोशिश मनमोहन सिंह जी ने भी की थी 2013 में कह लो आप, है ना, लेकिन हो नहीं पाया। इट वाज टू लेट, वो हो नहीं सका। ठीक है, हो नहीं पाया था वो। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि स्कीम्स कैसे चलती हैं। सेंट्रल स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, और आइडिया यही है कि आप स्टेट पे इतना प्रेशर मत दो, स्टेट को रेवेन्यू पैदा करने की पावर दे दो, पर उस पर इतना प्रेशर मत क्रिएट करो कि स्टेट के पास अपने भी तो 100 खर्चे हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं इसमें। ओके फाइन। बाकी यहाँ पे एक टॉपिक हमेशा चलता रहता है कि एमएसपी जो है वो लीगलाइज होनी चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना भी शुरू करो। देखो जो एचपीएस के लिए टारगेट, चलो मैं दूसरी स्क्रीन में करवाती हूँ इसको, रुको मैं इसको दूसरी स्क्रीन में करवाती हूँ। एक मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, चाहे आप मेंस देंगे अलाइड का, चाहे आप देंगे एचपीएस का, चाहे देंगे आप सिविल सर्विसेज का, आप जिस मर्जी का मेंस दे दो, आप लोगों को एक थिंकिंग पैदा जो है वो करनी पड़ेगी। थिंकिंग कैसे मैं कह रही हूँ, जैसे एमएसपी चला हुआ है, एमएसपी जो है, जो पीछे किसान आंदोलन भी हुआ, ठीक है, किसान आंदोलन भी हुआ, उनकी डिमांड थी कि एमएसपी को लीगलाइज जो है वो स्टेटस दिया जाए। देखिए इस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लीगलाइज नहीं है। लीगलाइज का मतलब होता है कि एक प्रकार का उसको बैकिंग मिल जाए, एक प्रकार से बैकिंग मिल जाए। जैसे कैसे सरकार ने कैसे दी हुई है आप लोग जानते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का है ना, इसने राइट टू फूड दे दिया लोगों को। समझ रहे हैं आप, सिर्फ संविधान ही हक नहीं देता, सरकार भी हक देती है करने पे आ जाए तो। राइट टू फूड दे दिया है, इसीलिए तो लोगों को 3 रुपए प्रति चावल, आटा, दालें ऐसे ऐसे मिल रही हैं। 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए के हिसाब से सीरियल्स मिल रहे हैं आप लोगों को, राइस मिल रहा है, वीट मिल रहा है। तो हॉर्टिकल्चर पॉइंट इज कि जिस तरह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को एक लीगल बैकिंग मिली है, एमएसपी को भी लीगलाइज करने की डिमांड जो है वो होगी। अभी क्या होता है, नुकसान देखो, अभी मेजरली आप लोगों की राइस और वीट, ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं, ऐसे तो आप लोगों की 23 के आसपास चीजें हैं जिसपे एमएसपी नोटिफाई होती है। एमएसपी का नोटिफाई होना और एमएसपी का मिलना, ये दोनों अलग बातें हैं, है ना, ये दोनों अलग बातें हैं। एमएसपी का नोटिफाई होना और एमएसपी का मिलना जो है अलग बातें हैं। मेजरली अभी राइस और वीट, अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो राइस वीट कल्टीवेशन नाम की चीज आती है वहाँ। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ आप लोगों का, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में भी ये हुआ था आपका 4th 5 ईयर प्लान के आसपास। राइस वीट का जब कल्टीवेशन हुआ तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, इन पे ओपन सब्सिडी दी गई, भैया तुम पंप लगाओ, ठीक है। ग्राउंड वाटर इन लोगों ने खाली कर दिए। इस रेवोल्यूशन की सबसे बड़ा जो एक क्रिटिसिज्म है वो यही है। और दूसरी बात, अगर सरकार एमएसपी इन चीज़ों पे ही दे रही है मेजॉरिटी में, तो जो किसान है, आप सोचो पंजाब और हरियाणा जो कि ड्राई स्टेट्स हैं, यहाँ पे चावल क्या कर रहे हैं, यहाँ चावल कैसे उग रहे हैं, गलत है ना। चावल तो ट्रेडिशनली यहाँ उगने चाहिए, या चावल यहाँ उगने चाहिए, मेजॉरिटी यहाँ उगते हैं, लेकिन चावल यहाँ उग रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से यही हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का लेवल डिप्लीट हो रहा है और आपका फ्लड इरिगेशन जो है वो प्रमोट हो रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी जो होती है वो सलाइन हो जाती है, वाटर लॉगिंग की समस्या होती है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी
कि सिर्फ एमएसपी लीगलाइज नहीं बल्कि एक वेल टू डू होनी चाहिए जो कि सारे पॉइंट्स को कवर करे, सिर्फ राइस और व्हीट नहीं, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए। भारत का क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है और चेंज की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को बता ये रही थी कि जब आप मेंस की बात करते हैं ना तो आप ऐसे लिखते हैं, किसी भी चीज़ को इस तरीके से सोचा जाता है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी फिलहाल, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूज़ में जो था दैट वाज प्रधानमंत्री किसान, जो मैं ये बता रही हूँ ना इसको प्लीज़ एक बार जाके पढ़ना, इसमें से ही कोई अगर ऑप्शन टाइप आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब ये फार्मर्स के लिए है। भारत सरकार का फार्मर की इनकम को, एक बात याद रखना, डबल करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था 2022 का। 2022 तो खत्म हो गया, फार्मर की इनकम डबल हुई नहीं। लेकिन इसी डायरेक्शन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आप लोगों को अच्छे से पता है कि 6,000 रुपये जो है वो इसमें 6,000 रुपीज़ मिलने थे और 2,000 की किश्तों में ये आप लोगों को मिलने थे। ये एक प्रकार का मिनिमम इनकम सपोर्ट है, ठीक है। मिनिमम इनकम सपोर्ट है किसानों के लिए, ठीक है। और आप याद रख सकते हैं जो आपके यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो आपके शिवराज सिंह चौहान जी हैं और 9 करोड़ से भी ज़्यादा बेनिफिशरीज को ये हम दे चुके हैं। और ये था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं देन नीति आयोग, जैसा कि मैं आप लोगों को पीछे कह रही थी कि प्लानिंग कमीशन का रोल जो है वो ख़त्म हो गया और नीति आयोग जो है वो शुरू हो गया। इकोनॉमी में ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, नीति आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक है और कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ थिंक टैंक। ये पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करता है और पॉलिसीज़ को बनाता है, फॉर्मुलेट करता है और देखता है कि इन लोगों ने उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। ऑन दी अदर हैंड प्लानिंग कमीशन जो है सब कुछ था, मतलब ये बेसिकली बाप था, आप ऐसे कह सकते हैं। यही पॉलिसी बनाएगा, यही डिसाइड करेगा कि कितना पैसा जो है कौन सी स्टेट को मिलेगा, यही 5 ईयर प्लान बना रहा है, सब कुछ यही कर रहा है, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन यही कर रहा है। बट जैसा मैंने बताया कि ये हैवी था, ऊपर से जो निर्देश दिए गए लोगों को फॉलो करना पड़ता था। नीति आयोग जो है वो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको अच्छे से मतलब पता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। जिनको नहीं पता, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि स्टेट्स में एक हार्मनी हो, स्टेट सेंटर में हार्मनी हो। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि अगर महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है तो फिर झारखंड अच्छा क्यों नहीं कर रहा, इन दोनों में एक कंपटीशन होना चाहिए। या महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है तो गुजरात में कंपटीशन होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब यही है कि इन दोनों चीज़ों को प्रमोशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका नीति आयोग करता है। और नीति आयोग के बारे में भी आप लोगों को मेंस में भी जो एचएस लिखने जा रहे हैं बच्चे, उन लोगों को भी सवाल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग ये भी देख के जाइएगा कि नीति आयोग ने क्या क्या किया है। नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स देता है, जैसे कि नीति आयोग जो है वो स्कूल क्वालिटी इंडेक्स देता है। दिस इज बेसिकली, इसको बोलते हैं सेकी, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स देता है। फिर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत करी। देश के सबसे बैकवर्ड 115 एरियाज को सिलेक्ट किया गया, वहाँ का विकास होगा। अपने हिमाचल में ये चंबा, हम लोग गए थे इसकी मीटिंग में जब हम लोग ट्रेनी थे, अभी भी ट्रेनी है खैर, बट चंबा में गए थे और चंबा में हम लोगों ने इसकी मीटिंग अटेंड करी थी। तो इसके सारे पैरामीटर्स ध्यान दिए जाते हैं कि चंबा में क्या क्या हो रहा है, फंड ज़्यादा मिलता है इन एरियाज को। नेक्स्ट, और भी बहुत कुछ किया नीति आयोग ने। अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन का मतलब यही है कि हम लोग फोकस करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब आप ये बताना कि भारत कितना % ऑफ जीडीपी जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा करता है। फिर मैं आप लोगों को अगले सेशन में बताऊंगी आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन में बोला गया है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर्स का मतलब है ऐसे एरियाज जहाँ पे रिसर्च होगी। यहाँ अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल है हमारा पड़ोस में,
तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल संधोल में मैं कल देख रही थी, यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर खुल गया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सरकारी स्कूल को अपलिफ्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो अटल इनोवेशन मिशन वगैरह जो है वो भी नीति आयोग जो है वो इसमें इसमें एक और बात याद रखिएगा, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन है? वो प्रधानमंत्री जी हैं। तो मोदी जी हैं इसमें नीति आयोग के चेयरपर्सन, ये भी याद रखें। देन इसमें जो आपका पोषण अभियान है, पोषण अभियान आप सभी को पता होगा कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा हो, ठीक है। तो पोषण अभियान जो है उसको भी कौन हेड करता है? उसको नीति आयोग ही हेड करता है, ठीक है। और मुझे कुछ याद आ रहा है इसमें, हाँ एक और मुझे याद आ रहा है कि जो आपका क्या था यार, वो एक और मुझे ज़रा स्ट्राइक कर रहा है अभी दिमाग में। एक और चीज़ करी थी नीति आयोग ने, यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। अभी मैंने बड़ा रिसेंट पढ़ा था ये। आप लोग जानते हैं, आप लोगों के जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और कब तक कंप्लीट करने हैं ये भी लिख के बताओ। चलो ये तो सिंपल है, 2030 तक कंप्लीट करने हैं, पर कितने गोल्स हैं और कितने टारगेट हैं ये दोनों मुझे ज़रा लिख के बताओ अभी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो है वो नीति आयोग का है, अपने भारत के लिए निकाला गया है ये, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये मोटी मोटी चीजें थी नीति आयोग के उसमें कि रेलेवेंस क्या है और नीति आयोग ने अभी तक क्या किया है, ठीक है। देखिए लिखा है आप लोगों ने, वेरी गुड। बाय 2030 कितने टारगेट्स हैं, गोल कितने हैं और टारगेट्स वगैरह? 17 गोल हैं, टारगेट्स भी हैं क्या? समवेयर पल्लवी इज राइट, 0.64। तो तुम देख लो कितना कम % ऑफ जीडीपी हम लोग खर्च रहे हैं यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। आप लोगों ने देखा ना रशिया वगैरह कैसे इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, है ना। एसएसबी के बारे में बताओ मनोज जी। एसएसबी वाला तो मेरा नहीं है ना, एसएसबी के बारे में कैसा बताएं, ठीक है। ग्रोइंग हिमाचल इज आस्किंग मैम देखो करंट अफेयर्स के लिए ऐसा है, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी अच्छी मैगजीन आपको लगती है वो आप उठा लो। स्टडी आईक्यू अगर ऑनलाइन करना है तो स्टडी आईक्यू संभाल लो, बहुत हेल्प मिल जाती है वहाँ से। बाकी ज़्यादा नहीं इस चक्कर में पढ़ना होता है, ठीक है। ऋषभ इज सेइंग मैम पेंट यूज़ करो, ठीक है ऋषभ। अगर अब ये खराब हुआ तो आई विल यूज़ पेंट ओनली, ठीक है। टाइम क्या हुआ है? 10:30 हो गए हैं। ओके फाइन। समवन इज राइटिंग गुड मॉर्निंग मैम, वाह। चलो आगे चलते हैं, फिलहाल अभी आई कैन टेक लेक्चर ना, थोड़ा सा भी और कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, ओके, कुछ डेज आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, कि ये दिन कौन सा मनाया गया, ये डे कौन सा था। तो फिलहाल मुझे बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं लगा, बट है ना, सभी को पता ही होना चाहिए जिसको नहीं पता कि 21 जून को जो है वो हम इंटरनेशनल योगा डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की जो थीम थी दैट वाज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और ये आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, और तो मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं। एक मुझे जो एक लगा और वो लगा आप लोगों का 12 जून को, 12 जून को हर साल मनाया जाता है चाइल्ड लेबर, यानी हम बोले इट इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे हिमाचल है या कोई और है, बहुत सारे ढाबों में छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है। और इसमें चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारी जो है वो बदलाव आए थे। कुछ बच्चों को अलाउ किया गया था कि आप काम कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है और उनको अपने पेरेंट्स का बर्डन भी कम करना होता है, इसीलिए कुछ अलाउड है। लेकिन बच्चों को हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में अभी भी अलाउड नहीं है, फैक्ट्रीज में काम करना, इंडस्ट्रीज में काम करना जो खतरनाक है। अदरवाइज यू कैन वर्क इन टीवी सेक्टर। तुमने देखा ही है बहुत सारे बच्चे जो है वो टीवी सेक्टर में जाते हैं ना। तो ये था, ठीक है। इसमें मुझे कुछ और, इसमें तो मुझे कुछ और नहीं लगा बाकी, ठीक है, ओके। एक कुछ अलग सा करंट अफेयर ये था कि डेनमार्क जो है, ठीक है,
एक टैक्स लगाने जा रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे। पर आप बोलेंगे वो टैक्स किस पे लगेगा, तो वो टैक्स जो है वो आप लोगों का लगेगा ऑन काउ। आप लोग अच्छे से जानते हैं काऊ के पेट में से भी जो मीथेन जो है वो निकलती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा है तो वो भी एक प्रकार से CH4 कहते हैं उसको, फॉर्मूला होता है मीथेन का CH4, और वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है। और एक बहुत बड़ा कंसेंसस बना वहाँ सरकारों में, फार्मर्स में, इंडस्ट्रीज में कि भैया होना चाहिए, है ना। तो एक प्रकार से टैक्स जो है वो लगना चाहिए, क्योंकि ये भी ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इनके ओनर्स वगैरह पे लगेगा। और जो लोग, जिन लोगों के पास है, उन पे वहां पे टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमिशन टैक्स जो है वो होने वाला है आफ्टर द गैसी कैटल। तो ये भी एक अजीब सा करंट अफेयर था, इफ यू कैन रिमेम्बर, क्या पता, है ना, आ भी सकता है, यू नेवर नो। उसके बाद ओके, एक और करंट अफेयर था कि थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। और आप लोग जानते हैं कि इंडिया में LGBTQ का क्या स्टेटस है ना, इट इज LGBTQ+ स्टेटस। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स इसमें आई हुई हैं, ये आप लोगों के आगे चल के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। थोड़ा सा इसको भी आप नजर में जरूर रखिएगा, ठीक है। राइट, एक और आप लोगों के लिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन ना एक रिपोर्ट निकालती है कि कितने लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है, कितने लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं। डिस्प्लेस किसी भी वजह से हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं एक टॉपिक आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो होती है वो पुश भी होती है और माइग्रेशन पुल भी होती है। माइग्रेशन पुश का मतलब है इलाके में डिजास्टर आ गया तो लोग चले जाएंगे, इलाके में इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई, लोग चले जाएंगे, वायलेंस हो गया जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ, लोग चले जाएंगे बाहर। पुल क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज होगी, लोग अमेरिका और कनाडा खींचे खींचे चले जाते हैं, उसको बोला जाता है माइग्रेशन का पुल। तो यूनाइटेड नेशन की, अभी यूनाइटेड नेशन HCR की एक रिपोर्ट आई थी कि कितने लोग जो हैं वो आप लोगों के डिस्प्लेस हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ग्लोबली, ये आप डेटा भी यूज कर सकते हैं कि ग्लोबली 117 मिलियन पीपल जो हैं दीज हैव बीन डिस्प्लेस्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। गाजा में आप लोग जानते हैं क्राइसिस हो रहे हैं, सूडान में क्राइसिस हो रहे हैं, तो उनसे, उसके भी कंटेक्स्ट में ये डेटा जो है वो दिया गया है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद एक और चीज थी न्यूज में, मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया था ये परसों चौथ भी, कि अर्तेमिस अकॉर्ड है। अर्तेमिस अकॉर्ड आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नासा और यूरोपियन यूनियन का है ये। तो अभी और भी इसमें कंट्रीज जो है वो इसका हिस्सा बनी है। तो अभी रिसेंटली पेरू और स्लोवाकिया जो है वो इसका हिस्सा बनी है, ठीक है। ओके, ओके, आप लोग अच्छे से जानते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें परमानेंट 5 है, उनको P5 कहा जाता है। बाकी जो जितने भी देश हैं, ठीक है, मेरे को लगता है शायद 15 होते हैं कि 10 होते हैं, 10 होते हैं, ये लोग जो है वो चुने जाते हैं कुछ कुछ समय के लिए। तो अभी कुछ और नेशंस हैं वो आप लोगों के इलेक्ट, हम इंडिया भी इसी का हिस्सा है, इंडिया इसका हिस्सा बनना चाह रहा है। सिर्फ इंडिया ही क्यों, जर्मनी भी इसका हिस्सा बनना चाह रहा है। इंडिया कहता है कि अब पहले का टाइम नहीं रह गया, टाइम चेंज हो गया है। तो अभी यहाँ पे कुछ और जो है वो इलेक्ट हुए हैं UNSC को, तो वो पाकिस्तान है, देन आपका सोमालिया है, देन आपका पनामा है ना, पनामा पेपर वाला पनामा है, देन आपका डेनमार्क है, देन आपका ग्रीस है। तो ये सब आपके जो है वो इलेक्ट हुए हैं और ये 2 साल की टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। और आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से, और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और 5 मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन हैं, 5 मेंबर्स जो मैंने बताया आप लोगों को, P5 ऑब्वियसली बात है, अंकल सैम है ना, देन ठीक है चाइना है, उसके बाद आपका रशिया है, देन यूके है, एंड लास्ट आपका फ्रांस है। तो इंडिया इसकी मेंबरशिप के लिए बहुत जोरदार कोशिश कर रहा है, मिलेगी, जरूर मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर मिलेगी, ठीक है।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक वॉल्केनो हमेशा जो है वो करंट अफेयर में रहते हैं। कोई वॉल्केनो इरप्ट किया, आप लोग जानते हैं यूजुअली वॉल्केनोज जो होते हैं वो डोरमेंट होते हैं, सोए होते हैं, लेकिन वो बहुत बार इरप्ट भी करते हैं। तो अभी आपका माउंट ईबू, IBU जो है वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ये कहाँ हुआ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, आपका इंडोनेशिया में हुआ ये। इंडोनेशिया, ये जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके जो है वो वॉल्केनोज क्यों इरप्ट करते हैं, ये आप लोग मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये यहाँ पे माउंट ईबू नाम का वॉल्केनो फटा है वहाँ। ठीक है, ओके। एक और आप लोगों का वॉल्केनो जो है वो फटा है, इसका नाम है माउंट कैनलोन। माउंट कैनलोन नाम का जो है वॉल्केनो आप लोगों का इरप्ट हुआ है, और ये माउंट कैनलो जो है वो आप लोगों का कहाँ इरप्ट हुआ है, ये आप लोगों का फिलीपींस में हो गया। सेम कारण है, आप बताएंगे कि इंडोनेशिया फिलीपींस में जो है वो वॉल्केनो क्यों फट रहे हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। माउंट ईबू और माउंट कैनलो जो है वो दोनों आपके अभी वॉल्केनोज यूजुअली आपके फटे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट 12 देशों ने एक चार्टर साइन किया है, इसका नाम है जीरो डेब्रिस चार्टर। एक मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मान लो ये आप लोगों का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, रॉकेट लॉन्च हो रहा है, कोई सैटेलाइट जा रही है, इन लोगों का भी तो कचरा होता होगा ना। तो डेब्रिस का क्या मतलब है, डेब्रिस का मतलब बेसिकली यहाँ पे जो है वो आप लोगों का कचरे से संबंधित है। कचरा कैसे लिखते हैं यार, ऐसे लिखते हैं सॉरी, सिंपल लिखते हैं कचरा ओके। तो डेब्रिस बेसिकली क्या है, जो स्पेस का कचरा होता है, स्पेस का कचरा होता है वो बेसिकली आपका डेब्रिस कहलाता है। तो जीरो डेब्रिस चार्टर जो है वो अभी 12 देशों ने साइन किया कि हम अपने स्पेस स्टेशन को जो है वो गंदा नहीं होने देंगे, साफ सुथरा रखेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर इस एरिया में अगर कचरा पड़ा रहेगा तो ये आप लोगों की सैटेलाइट्स के साथ में कुछ छेड़खानी हो सकती है, कम्युनिकेशन में छेड़खानी हो सकती है। तो ये 12 नेशन जो हैं, इसमें से आपको बता दूं मैं, इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये बड़े बड़े अमीर देशों का ही काम है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सिप्रस, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, यूके। ठीक है, तो जीरो डेब्रिस टारगेट इनका 2030 का टारगेट है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद एक और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो, आप लोगों ने आज तक तो ये तो सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, जैसे कि बीटी कॉटन, जैसे कि बीटी ब्रिंजल। ठीक है, तो ये तो सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो पहली बार सुने होंगे। ये आप लोगों की रिसेंटली जो है जिबूती, आप लोग जानते हैं कि चाइना का भी यहाँ पे बेस है, अपना नेवल बेस है। तो जिबूती में अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो जो है वो छोड़ दिए गए हैं मलेरिया से लड़ने के लिए। ठीक, फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में ये इस तरीके से मस्कीटोज छोड़े गए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो एनोफिलिस होती है वो यूजुअली आपकी फीमेल होती है। जो भी मलेरिया कॉज करने वाले मस्कीटो होते हैं ना, वो फीमेल होते हैं, एनोफिलिस फीमेल होती है। और जो मेल मच्छर होते हैं, मस्कीटो होते हैं, वो तो प्लांट सैपलिंग्स वगैरह पीते हैं। तो जो खून पीने वाली होती है वो इसमें फीमेल मच्छर होती हैं। तो मेल एनोफिलिस को बेसिकली बना के छोड़ा गया है, और वो ऐसा जीन कैरी कर रही हैं जो कि दैट विल किल द फीमेल ऑफस्प्रिंग। सो बेसिकली बच्चे को ही पैदा होने से पहले ही बेसिकली वो बच्चा मर जाएगा, है ना, कि मैच्योर नहीं हो पाएगा, बच्चा मर जाएगा। तो एक प्रकार से ये एक स्टरलाइजेशन क्या कहोगे, अबॉर्शन टेक्निक कह लो, कि बच्चा पैदा ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से, है ना, मेल छोड़ दिए गए हैं फीमेल के पीछे। देख लो कितने इनोवेटिव हो चुके हैं हम लोग। लेट मी टेक फ्यू क्वेश्चंस। ओके, किसी ने लिखा है ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, जनवरी टू अगस्त करंट अफेयर्स, नहीं 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 नहीं, मैंने पिछले आप लोगों को बोला कम से कम 1 साल के करंट अफेयर करके जाना है यार, है ना। ठीक है, कम से कम 1 ईयर।
1 ईयर ठीक है. यस, पल्लवी इज राइट. पुश फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स, है ना. तो मोस्टली आप लोगों का ना ये मतलब ख़त्म है, जून का भी ख़त्म है आप लोगों का. मई का करेंगे अब नेक्स्ट में. और मुझे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट. ओके ओके. ठीक है. मैंने आप लोगों को एक और बात मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग ना बैंकिंग करंट अफेयर्स पे मत देना. बहुत सारी मैगजीन में या फिर स्टडी आईक्यू में क्या होता है कि बैंकिंग पर्सपेक्टिव या एसएससी पर्सपेक्टिव करंट अफेयर्स होते हैं. अपने अलाइड में, अपने एचएस में ऐसे नहीं आते हैं. तो मैं तभी बोलती हूँ पुराने पेपर्स को उठा के देखो और उसमें देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. जैसे कि एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को 2-3 करवा देती हूँ. ओके ओके. ठीक है. जैसे कि एक और था न्यूज़ में कि इंडिया का जो लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है, ठीक है, इंडिया का जो लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है वो आपका कहाँ खुला है. वो आपका जो है वो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में खुला है. बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में जो है वो आप लोगों की लार्जेस्ट सफारी जो है वो खुली है. इसको आप लोग याद रखेंगे. और बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कर्नाटका में है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी. सेकंड, एक और हमेशा रहता है न्यूज़ में, पेंच टाइगर रिजर्व. पेंच टाइगर रिजर्व भी बहुत न्यूज़ में रहता है. ये कहाँ है आपका? ये आपका महाराष्ट्र में है. पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है. और रिसेंटली इन्होंने अभी एक एआई सिस्टम लॉन्च किया है. आप लोग जानते हैं कि जंगलों में आग कैसे लग रही है, तो उसको देखने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में एआई सिस्टम जो है अभी वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है. ठीक है. और ओके, एक और आप लोगों का जो था इसमें वो था कि एक नेशनल STOP, स्टॉप डायरिया कैंपेन जो है वो अभी रिसेंटली आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है वो आपके जानते हैं आप लोग, JP नड्डा जी हैं, हमारे यहाँ बिलासपुर से हैं. तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड. तो नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, बच्चों में आप लोग जानते हैं कि डायरिया की वजह से मौत भी होती है. तो नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन जो है इसमें जो है वो ORS किटें जो हैं वो बांटी जाएंगी. इसमें साथ में जिंक की टैबलेट्स जो हैं, यूजुअली तो वैसे तो आशा वर्कर्स वगैरह ये संभाल लेती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी संभाल लेती हैं, लेकिन प्रॉपरली अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में किया जाएगा कि जिंक टैबलेट और ORS किट वगैरह जो है वो बांटी जाएगी. ठीक है. उसके बाद इसमें एक और इसमें जो था वो था कि 1 वीक 1 थीम कैंपेन जो था इट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड. तो आप बोलेंगे 1 वीक एंड थीम कैंपेन क्या है? सो 1 वीक 1 थीम कैंपेन जो है वो आप लोगों का कैंपेन जो है वो है CSIR बता रहा है कि इंडिया ने क्या क्या टेक्नोलॉजीज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हाईलाइट की जाएंगी, सक्सेस स्टोरीज. ठीक है. सक्सेस स्टोरीज हाईलाइट की जाएंगी. तो वो था बेसिकली आपका 1 वीक 1 थीम कैंपेन. वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो तुम. ठीक है. और नालंदा यूनिवर्सिटी वाला मैं आप लोगों को करवा चुकी थी. ओके. ठीक है. इस बार आप लोगों का योगा जो आप लोग सब जानते हैं कि मोदी जी ने वहाँ श्रीनगर में किया था योगा. और स्कीम्स में तो आप लोगों का इतना ही था. ठीक है. और अपॉइंटमेंट्स की बात करें अगर हम, तो फ़िलहाल मुझे अपॉइंटमेंट्स में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं नज़र आई. मुझे तो सारी फ़िलहाल आपके करंट अफेयर्स में ऐसी ही बॉडीज़ मतलब नज़र आई हैं. आप लोग सब जानते हैं कि लोकसभा के स्पीकर एक थे ओम बिरला जी, वो दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं. इसको आप याद रख सकते हैं. अदरवाइज़ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मुझे नज़र नहीं आई. फिर अगेन वही बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अगेन अजीत डोवल जो है उनका 3rd टर्म जो है वो चला है. और
बाकी तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी ऐसा कोई आप लोगों को इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें। ठीक है, सारी अपॉइंटमेंट्स नहीं पढ़नी है, अपने आप को दिमाग को फ्री रखना है। ठीक है, एंड ओके, अभ्यास के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, और एक नासा की ही सैटेलाइट लॉन्च, नासा और स्पेस एक्स ने मिलके एक वेदर सैटेलाइट लॉन्च की है। ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। इस वेदर सैटेलाइट का नाम है, इसी के अंडर लॉन्च की है, अभी फुल फॉर्म बताती हूँ। देखो, नोवा का मतलब है नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, ईएस का मतलब है इन्वायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च की है, जो कि वेदर सैटेलाइट है। किसने लॉन्च की है मैंने बता दिया, नासा और स्पेस एक्स ने मिलके जो है ये दोनों लॉन्च की है। स्पेस एक्स जो है वो आपकी वही है जिनका ट्विटर है ना, तभी उन्होंने ट्विटर का नाम बदल के एक्स रख दिया है, बट मुझे तो ट्विटर ही पसंद नाम है। ट्विटर है ना, इट्स लाइक ट्वीटिंग, बट एक्स जो है वो कुछ खास पसंद नहीं आया मुझे नाम। चले, तो ये आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि नासा भी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, चाइना का मैंने आप लोगों को परसों चौथ भी दोबारा मतलब बताया था, रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, कि जैसे चाइना का जो आपका चंगे कह लो इसको, चंगे 6 मिशन जो है वो ल्यूनर प्रोब है। ल्यूनर का मतलब होता है मून से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे हमारा चंद्रयान है, इनका जो है वो चंगे मिशन है, और वो वापस आया है, और उसने पहला सैंपल भी लेकर आया है फ्रॉम दी फार साइड। आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो साउथ की फार साइड होता है उसे कहा जाता है साउथ पोल एटकिन बेसिन। साउथ पोल एटकिन बेसिन इसे कहा जाता है, और यहाँ पहुंचना जो है बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बाकी इसमें एक और जो मुझे लगा वो ये लगा कि रिसेंटली एक नए 2 प्लांट की स्पीशीज जो है वो आप लोगों की डिस्कवर हुई। ऐसे क्वेश्चंस भी इन्वायरमेंट में आते हैं, और 2 न्यू प्लांट स्पीशीज वर डिस्कवर्ड इन द इंडियाज बायोजोग्राफिक हॉटस्पॉट्स, और ये इनका जो नाम है वो है, आपका नाम थोड़े टफ होते हैं, डेंड्रोथोलॉन्गेंसिस। ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हुआ है, और दूसरी आपके उसका नाम है पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचली। तो ये सिंपल है बिकॉज ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचली। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड और अरुणाचल में, तो डेंड्रोथोलॉन्गेसिस जैसे भी याद रखना है रखो यार, और दूसरा मैंने आपको बताया पेट्रोकॉस्मी अरुणाचली। तो ये 2 प्लांट की वेराइटी स्पीशीज है। ये तो सिविल सर्विसेज में भी पूछे जाने वाले सवाल है, आते ही आते हैं। ठीक है, और इसमें एक और करवा देती हूँ आपको, इसरो का एक रीयूजेबल, मैंने आप लोगों को परसों चौथ जब करवाया था तो मैंने बताया था कि इंडिया ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में भी अपनी महारत हासिल की है, और एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका नाम हमने रखा है पुष्पक। अब ये पुष्पक विमान वही है जो रावण के पास विमान था। तो इस पुष्पक जो है इसको बेसिकली इसके टेस्ट वगैरह जो है वो कंडक्ट किए गए हैं, और ये कर्नाटका में इसके जो है वो किए गए हैं टेस्ट कंडक्ट, और हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में ये माहिर है। क्रूज में, हाइपरसोनिक में, ऑटोनॉमस लैंडिंग करनी हो, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन हो, ये उसमें बिल्कुल आपका फिट बैठता है। ठीक है, बाकी इसमें एक और जो रिसेंटली था वो भी था कि नासा का ही वेब टेलीस्कोप जो है, नासा का जो वेब टेलीस्कोप है, इसने भी एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि इसने जो आपका इसको बोलते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप, है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप, और इसने अभी रिसेंटली कैप्चर किया था द जेट्स ऑफ गैसेस फ्रॉम द न्यूबॉर्न स्टार्स फर्स्ट टाइम। और आप लोग जानते हैं कि अगर स्टार फॉर्मेशन की पता चल जाए तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे बना है वो भी आप लोग बता सकते हैं। 2021 में इसका लॉन्च हुआ था, और ये नासा का सबसे सक्सेसफुल वेब टेलीस्कोप या बता सकते हो कि एक्सपेरिमेंट आप लोगों का रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे बस इतने ही इंपॉर्टेंट लगे फिलहाल ये आप लोगों के। तो जून जुलाई के करंट अफेयर्स हो चुके हैं, और अगले करंट अफेयर्स जो है वो हम मई महीने के करेंगे। फिलहाल मेरी तरफ से तो बस इतना ही है। आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ।